जय हिंद बच्चों। आपने कभी सोचा है कि जब हमें अच्छा नहीं लगता या हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई परेशानी है या हमारा कोई ऑर्गन जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है या हमें बहुत छींकें आ रही हैं, बहुत जुकाम हो रहा है या हमें हल्का सा बुखार लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि आपको क्या हो रहा है? ज़रा सोचिए। सोच लिया? आप कहेंगे कि हम जो हैं वो हेल्दी नहीं हैं या हमारे हेल्थ में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। आज जो हमारा लेसन है वो है हमारे 12th क्लास का मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, हेल्थ की, कि कब आप कहलाएंगे कि आप हेल्दी हैं। तो हेल्दी कहलाने के लिए ये नहीं कि कोई बहुत तगड़ा है, बहुत मोटा है और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है तो वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। हेल्दी का मतलब होता है या एक स्वस्थ मनुष्य का मतलब होता है ही और सी शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड सोशली ऑल्सो फिट। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से उसका स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तभी हम ये कहेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो पूर्णतः स्वस्थ है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है बच्चों कि शुरुआत में हिप्पोक्रेटिस नाम के एक यूनानी हुए, उन्होंने कुछ रोगों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि एक ब्लैक बाइल होता है, काला पित्त जो होता है, और ये काला पित्त या ब्लैक बाइल का मात्रा जिस मनुष्य में जितनी ज़्यादा होगी वो मनुष्य जो है वो उतना ही क्रोधी होगा या उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। परंतु इस बात को बाद में सही नहीं माना गया। और फिर जब विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि ब्लड के बारे में खोज की, विलियम हार्वे ने ये बताया कि हम जितने भी मनुष्य होते हैं वो हम होमोथर्मिक हैं। होमोथर्मिक अर्थात समतापी हैं। हमारे शरीर का जो तापमान है वो तापमान कोई भी ऋतु हो, चाहे सर्दियाँ हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसमें वो एक जो सामान्य तापमान है वो समान रहता है। यदि इस तापमान में कोई परिवर्तन होता है तो हम ये कहेंगे कि ये किसी प्रकार के रोग का लक्षण हो सकता है। तापमान बढ़ा हुआ है अर्थात कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई ना कोई संक्रमण है। अब बात बच्चों ये आती है कि रोग क्या होता है, रोग क्या है और रोग कारक क्या है। रोग हम कब कहेंगे? तो परिभाषा जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रोग का तात्पर्य ये है कि जब हमारे शरीर के अंग और अंग तंत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होता है, वो सही से कार्य नहीं करते, जो किसी न किसी लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो रोगी है या उसको रोग हो गया है। ये तो बात हुई रोग की। अब इसके बाद बात आती है कि पैथोजेंस या रोग कारक क्या हैं। तो ऐसे सारे जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ या कोई और भी बाह्यकारक जो कि रोग उत्पन्न करता है या रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रोग के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हम रोग कारक कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि रोग कारक की जब बात आएगी, पैथोजन, तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके कारकों के बारे में या पैथोजन के बारे में पूछा जाएगा। अब ये जो रोग हैं, इन रोगों के कारण क्या हो सकते हैं? कौन से ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है या रोगी हो जाता है? तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड में कि रोग के जो कारक हैं वो 3 हो सकते हैं। एक मुख्यतः पहला जो होता है वो आनुवांशिक कारक हो सकता है। आनुवांशिक कारक आनुवांशिक विकार के रूप में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने अपनी 10वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में पढ़ा है कि माता पिता के द्वारा लक्षण जो होते हैं वो उनकी संतति में स्थानांतरित होते हैं। जिस प्रकार से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसी प्रकार कुछ रोग भी ऐसे होते हैं, कुछ विकार भी ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और इन्हें हम आनुवांशिक विकार या आनुवांशिक रोग के रूप में जानते हैं। या हम ये कहें कि आनुवांशिक कारण भी होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। हीमोफीलिया आपने पढ़ा है पिछले साल। हीमोफीलिया जो रोग है एक ऐसा रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। उसके पश्चात संक्रमण, कुछ ऐसे संक्रमण होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, जिन इन्फेक्शन के द्वारा एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से या किसी कीट के द्वारा, जल के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा कुछ ऐसे संक्रमण भी होते हैं जिनके की द्वारा व्यक्ति जो है वो रोगग्रसित हो जाता है।
तीसरा एक सामान्य सा कारण है और वो कारण है आपकी जीवन शैली, आपकी लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल भी बच्चों कहीं ना कहीं, आप यहाँ देखिए, आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो भी कहीं ना कहीं रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। आपका खान पान जो है वो सही नहीं है, आपकी जिसको हम कहते हैं डाइट जो है वो सही नहीं है, आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, आप अपना समय पे कार्य नहीं करते हैं, तो ये भी कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कि आप रोगी हो सकते हैं। अब बच्चों एक चीज़ और सोचिए, आपने 8th में, 9th में, 10th, 11th में पढ़ा है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। तो आपका मतलब बैलेंस, आप जरा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, रिकॉल करिए कि संतुलित आहार क्या है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है संतुलित आहार। संतुलित आहार आपने सोच लिया, चलिए अब आप परिभाषा अच्छे से सुन लीजिए। वह आहार जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, आपके जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज हैं और विटामिन्स और जल, ये सभी एक प्रॉपर रेशो, यहाँ मेन वर्ड जो की वर्ड है बच्चों वो है एक प्रॉपर रेशो या एक प्रॉपर अनुपात में उपस्थित हो, तो उसे हम कहेंगे संतुलित आहार। तो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको संतुलित आहार लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको गुलाब जामुन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप वही खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। आपको यदि प्रोटीन का कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और आप लगातार वो ले रहे हैं तो उससे प्रोटीन की मात्रा जो है वो आपके शरीर में बढ़ जाएगी। हर एक जो कंपोनेंट है फूड का, उसकी एक सही मात्रा आपके शरीर में होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बच्चों अब हमने ये तो जान लिया कि रोग क्या होते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि मनुष्य के सामान्य रोग कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे जनरल डिजीज़ेज़ हैं, कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जो कि मनुष्यों में होते हैं। अब ये जो सामान्य रोग हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये सामान्य रोग दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संक्रामक रोग और जिन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, और दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। अर्थात जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संक्रामक रोग ऐसे रोग जो कि एक दूसरे के संक्रमण के द्वारा, एक दूसरे के कांटेक्ट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं, उन्हें हम जो है वो संक्रामक रोग कहते हैं। और दूसरे जिन पे कि किसी के कांटेक्ट का, किसी कीट का इनका असर नहीं पड़ता या किसी के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते, उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से संक्रामक रोग हैं। संक्रामक रोग और इनके साथ साथ ये जो रोग संक्रमण के आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा, संक्रामक और असंक्रामक। अब इनका जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है, ये सामान्य जो संक्रामक रोग हैं उनका हम उनके पैथोजन या उनके जो रोगाणु हैं या जिसके कारण वो उत्पन्न हो रहे हैं, उनके बेसिस पर हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यहाँ आप देखते जाइए एक एक करके। तो सबसे पहला जो है वो है जीवाणुजन्य रोग या जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ बच्चों आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे रोग जिनके की कारक, जिनके पैथोजन बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जीवाणुजन्य रोग या बैक्टीरियल डिजीजेस। इन बैक्टीरियल डिजीजेस के जो एग्जाम्पल हैं, वैसे तो काफ़ी डिजीजेस हैं, हम जो पढ़ेंगे वो है टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया। ये जो रोग हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। किसी न किसी प्रकार का जीवाणु जो है वो इनका कारक है, इसलिए हम इन्हें बैक्टीरियल डिजीजेस या जीवाणुजन्य रोग कहते हैं। कुछ किताबों में जीवाणु रोग के नाम से भी इनको दिया गया है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं विषाणुजन्य रोग, वायरल डिजीजेस। एज द नेम इंडिकेट, वायरल डिजीजेस अर्थात ऐसे रोग जिनके की जो कारक हैं, जो रोगाणु हैं, वो वायरसेस हैं। वायरसेस के द्वारा जो रोग होते हैं उन्हें हम वायरल डिजीजेस कहते हैं। अब ये जो आपके वायरल डिजीजेस हैं, इनमें सबसे कॉमन जिससे कि हम सभी लोग ग्रसित हो जाते हैं आए दिनों, मुख्यतः ठंड के दिनों में, दैट इज़ कॉमन कोल्ड। सामान्य जो जुकाम है वो वायरस के द्वारा होता है। अब ये क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, कौन सा पर्टिकुलर वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हम डिटेल में अभी देखेंगे। तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरा जो रोगाणु है वो है प्रोटोजोआ।
बच्चों, आपने प्रोटोजोआ के बारे में 10th क्लास में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। यहाँ पर ये टर्म फिर से आ रही है, तो मैं इसको बताना चाहूँगी प्रोटोजोआ। प्रोटो वेरी प्रिमिटिव, बहुत ही प्रारंभिक प्रकार के, और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। तो ऐसे सारे जीव जो कि बहुत ही प्रारंभिक प्रकार के हैं, बहुत ही सरल प्रकार के हैं, उन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं। और प्रोटोजोआ के द्वारा जो डिजीजेज होते हैं, या जिन डिजीजेस के लिए या रोग के लिए प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम प्रोटोजोअन डिजीजेस कहते हैं। अब इसमें भी हम जो सबसे मुख्य है मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, अमीबाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। इसके पश्चात बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हेलमिंथस रोग। आपको पता है कि राउंड वर्म्स, ऐसे कृमि जो कि आकार में गोल होते हैं, उन्हें हम राउंड वर्म्स कहते हैं। इन राउंड वर्म्स के द्वारा जो रोग होते हैं वो रोग हेलमिंथस डिजीजेस या हेलमिंथस रोग कहलाते हैं। इनमें सबसे फर्स्ट जो आपका है एस्केराइसिस, एस्केरिस के द्वारा होता है। चूँकि एस्केरिस एक बहुत ही कॉमन गोल कृमि है जो आंत में पाया जाता है, एक परजीवी है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एस्केराइसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलेरिसिस या एलिफेंटाइटिस। ये जो रोग है इस वाउचेरिया ब्रोंकाई के द्वारा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है जिसमें रोग कारक जो हैं वो कवक होते हैं। अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्पोरम हैं और विभिन्न प्रकार के जो कवक होते हैं, उन कवकों के द्वारा जो रोग होते हैं वो कवक जन्य रोग या फंगल डिजीजेस कहलाते हैं। ये फंगल डिजीजेस भी बहुत कॉमन हैं और आप सभी इनसे परिचित हैं। जैसे हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें याद आती जाएंगी। तो बच्चों, अब हम वन बाय वन एक एक करके अलग अलग रोगों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो है हमारा रोगाणु के आधार पर या पैथोजन के आधार पर, सबसे पहला है बैक्टीरियल डिजीजेस या जीवाणु जन्य रोग, जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। यहाँ पर हमारे सिलेबस में 2 रोगों के बारे में हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। पहला है टाइफाइड, जिसे हम सामान्य भाषा में मोती झरा भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है निमोनिया। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपकी परीक्षा में, आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रश्न ऐसे आता है, किसी भी रोग का नाम, सपोज टाइफाइड का कारक क्या है, रोगाणु कौन सा है, किसके द्वारा टाइफाइड होता है, उसके बाद इसका वाहक। आप प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, कारक और वाहक, यहाँ पर आप चाहें तो पैथोजन एंड वेक्टर इंग्लिश में याद करिएगा, तो दैट विल बी ईजियर, वो ज़्यादा इजी रहेगा। आप कारक और वाहक में कंफ्यूज हो सकते हैं कि रोग का कारक क्या है और रोग का वाहक क्या है। उसके बाद तीसरी बात आती है लक्षण, कि वो जो पर्टिकुलर डिजीज़ है, जो पर्टिकुलर रोग है, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे देख के डॉक्टर्स पहचानते हैं कि इस व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर जो पुरुष या स्त्री है उसको टाइफाइड हुआ है। तो लक्षण, और उसके बाद आता है टेस्ट, कि यदि ब्लड टेस्ट कराया जाए तो उस ब्लड टेस्ट को कुछ पर्टिकुलर नाम से यदि जाना जाता है जो कि उस पर्टिकुलर रोग के लिए होता है, तो वो टेस्ट। अब जीवाणु जन्य जो रोग है उसमें जो पहला हमारा उदाहरण है टाइफाइड। अब हम टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे कि टाइफाइड जो है उसके रोगाणु का नाम क्या है, रोगाणु यानी कारक, और उसका वाहक क्या है या वेक्टर क्या है, और साथ में लक्षण कौन से हैं और कौन सा टेस्ट किया जाता है इसकी पहचान करने के लिए, टाइफाइड की पहचान करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइफाइड जो है उसे सामान्य भाषा में मोती झरा भी कहते हैं, और इसका जो रोगाणु, पैथोजन या कारक, एग्जामिनेशन में कुछ भी आए बच्चों, रोगाणु आए कि रोगाणु लिखिए आप टाइफाइड का, या पैथोजन लिखिए या कारक लिखिए, तीनों में एक ही आंसर आएगा और वो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है जिसके द्वारा टाइफाइड रोग होता है। अब ये जो रोग है वो दूषित जल के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा, हाउस फ्लाई के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका संवहन होता है, तो ये इसके कारक हो जाएंगे। और इसके जो लक्षणों की यदि हम बात करें तो लक्षण में ये जो दूषित जल है या दूषित भोजन है या हाउस फ्लाई हैं, उनके द्वारा जो जिस दूषित भोजन पे बैठ गई और वही फिर जिसमें कि साल्मोनेला टाइफी हैं, और वही यदि हमारे अच्छे भोजन पे बैठ जाती हैं तो वो इसका स्थानांतरण कर देती हैं, और वो भोजन यदि हम लेते हैं या वैसा जल हम पी लेते हैं तो उस जल के साथ ही ये जो रोगाणु है वो हमारे शरीर की आंत में और आंत से फिर विभिन्न अंग और रक्त में प्रेषित हो जाता है। उसके
पश्चात इसका जो लक्षण है वो होता है पेट में दर्द होना, कब्ज होना, सिर दर्द होना, बहुत ज़्यादा बुखार आ जाना, कमजोरी लगना और साथ में भूख ना लगना। ये जो हैं वो टाइफाइड के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनके आधार पर ये पहचाना जा सकता है कि ये टाइफाइड हो सकता है। उसके पश्चात इस टाइफाइड रोग के लिए जो टेस्ट किया जाता है, जो ब्लड के द्वारा टेस्ट करके पता लगाया जाता है, उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, विडाल, WIDAL, विडाल। एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ये जो टेस्ट है उसका नाम है विडाल टेस्ट। दूसरा जीवाणुजन्य जो रोग है जो हमें पढ़ना है वो है निमोनिया। निमोनिया जो रोग है इसका रोगाणु, इसका पैथोजन या कारक जो होता है वो होता है डिप्लोकोकस निमोनी। निमोनी, ये भी डिप्लोकोकस निमोनी, ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। निमोनिया जो रोग है वो हमारे लंग्स या फेफड़ों को संक्रमित करता है। फेफड़ों का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है एल्वेलाई या वायु कूपिकाएँ जो होती हैं वो वायु कूपिकाएँ संक्रमित हो जाती हैं। यहाँ आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि एक सामान्य मनुष्य की वायु कूपिका और एक दूसरे मनुष्य की वायु कूपिका जिसे कि निमोनिया हुआ है उसमें किस प्रकार से संक्रमण दिखाई दे रहा है। ये जो वायु कूपिकाएँ हैं इनमें एक तरल भर जाता है और इस संक्रमित होने से सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, साथ ही हल्का ज्वर भी होता है और कमजोरी भी महसूस होती है। यदि ये रोग ज़्यादा प्रभावित होता है और ज़्यादा यदि क्रॉनिक उसमें आ जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो रोगी व्यक्ति होता है उसके ओंठ और नेल्स, उसके लिप्स और नेल्स जो होते हैं वो भी नीले पड़ जाते हैं। तो ये जो रोग है इसमें ये लक्षण, निमोनिया के लक्षण आपने देखे। अब इसका जो संक्रमण है, ऐसा व्यक्ति जिसको कि निमोनिया हुआ है उसका यूज़ किया हुआ ग्लास यदि आप यूज़ करते हैं या वो छींकता है और उसके छींकने से ड्रॉपलेट यदि आप तक आ जाते हैं तो उनसे आप भी जो है वो निमोनिया से ग्रसित हो सकते हैं। इसके पश्चात बेटा यदि आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए कि जीवाणुजन्य किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए, तो 2 तो आपने लक्षण और टेस्ट सहित देख लिए, टाइफाइड एंड निमोनिया। इसके अलावा डिप्थीरिया जो है वो भी, प्लेग जो है ये भी जीवाणुजन्य रोग हैं या बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, उसमें आप इनके बारे में लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, निमोनिया का एक और बहुत ही प्रोमिनेंट लक्षण है वो है खांसी। खांसी और सिर दर्द ये भी निमोनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को बहुत खांसी है, बहुत उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो निमोनिया का टेस्ट करा लेना चाहिए। तो ये तो हमने बात की जीवाणुजन्य रोग की। अब हमारा जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरे प्रकार के जो रोग हैं वो हैं वायरल डिजीजेस या विषाणुजन्य रोग। ऐसे रोग जिनका रोगाणु जो है वो कोई ना कोई विषाणु होता है या वायरस होता है। इसमें बेटा सबसे पहला जो है वो है, सभी को, हम सभी उससे परिचित हैं, हम सभी उससे कभी ना कभी ग्रसित हो चुके हैं। सामान्यतः सर्दी के दिनों में सभी को कॉमन कोल्ड या सामान्य जुखाम हो जाता है। तो सामान्य जुखाम या कॉमन कोल्ड जो है ये एक वायरल डिजीज़ है, ये एक वायरस से होने वाला रोग है और इसका जो रोगाणु है वो है राइनो वायरस। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, अंडरलाइन करके लिख लीजिए आप, राइनो वायरस। राइनो वायरस इज़ द पैथोजन, रोगाणु और कारक फॉर सामान्य जुखाम या कॉमन कोल्ड के लिए है। अब कॉमन कोल्ड के लक्षणों से आप सभी परिचित हैं। आपकी नाक बहने लगती है, आपको सिर बहुत भारी लगता है, आपके सिर में दर्द होता है, आप बहुत अनईजी फील करते हैं और 3 से 7 दिन तक ये लक्षण रह सकते हैं। साथ में सामान्य जुखाम जो है बच्चों एक संक्रमित रोग भी है, क्योंकि यदि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि जुखाम हुआ है उसका आप कांटेक्ट में आते हैं, उसने छींका और आप पास में खड़े हुए हैं, उसका रुमाल आपने यूज़ कर लिया तो आप भी इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इसके साथ साथ पोलियो जो एक रोग है वो भी एक वायरल डिजीज़ है, पोलियो वायरस के द्वारा होता है। अब तो हमारा जो देश है वो पोलियो मुक्त हो चुका है, परंतु पोलियो वायरस के द्वारा होने वाला पोलियो जो रोग है वो भी एक विषाणुजन्य रोग ही होता है। मानव में कुछ रोग जो होते हैं, थर्ड जो हमारी कैटेगरी है, थर्ड जो हमारा प्रकार है वो है प्रोटोजोअन डिजीजेस। प्रोटोजोअन डिजीजेस अर्थात ऐसे सारे रोग
जिनके लिए रोगाणु जो है वो कोई ना कोई प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ हम किसे कहते हैं। इसमें सबसे ही ज़्यादा कॉमन जो बीमारी है वो है मलेरिया। मलेरिया जो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इस रोग का जो कारक है, इस रोग का जो पैथोजन है, जो रोगाणु है, वो है आपका प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, कई प्रकार का होता है ये। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अब इनमें से जो प्लाज्मोडियम मलेरी है वो जो रोग है उसको फैलाता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी जो जनसंख्या है उसके 40% जो लोग हैं वो कभी ना कभी मलेरिया से ग्रसित हुए हैं। साथ में WHO की रिपोर्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये रिपोर्ट है कि प्रति 30 सेकंड, हर एक पर 30 सेकंड एक ना एक जो व्यक्ति है उसकी मलेरिया के द्वारा मौत होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मलेरिया जो रोग है ये एक बहुत ही खतरनाक रोग है और ये एक प्रोटोजोन डिजीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। अब बच्चों में कई बार बहुत कन्फ्यूज़न है, अभी भी शायद कुछ बच्चे जो देख पा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो कहेंगे कि नहीं, मलेरिया तो जो होता है वो फीमेल एनाफिलीज से होता है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कारक और वाहक, तो कारक जो है वो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम के द्वारा जो मलेरिया होता है वो सबसे ज़्यादा क्रॉनिक मलेरिया होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फीमेल एनाफिलीज भी आप देख पा रहे हैं और प्लाज्मोडियम भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर रोग का जो कारक है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ना कि फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज जो है वो वाहक होता है। यहाँ पर आप प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देखिए, ध्यान से आपको दिखाई दे रहा है कि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। ये जो लाइफ साइकिल है इसके लिए 2 पोषकों की आवश्यकता पड़ती है। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई जीव अपना जीवन चक्र 2 होस्ट या 2 पोषक में पूर्ण करता है तो उसे हम द्विपोषीय या डाइजेनेटिक कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है वो डाइजेनेटिक है। क्यों? क्योंकि ये अपना जो लाइफ साइकिल है वो 2 पोषकों में 2 होस्ट में कंप्लीट कर रहा है। एक होस्ट है फीमेल एनाफिलीज और दूसरा होस्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग, मनुष्य है। तो यहाँ पर इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान से देखिए, ये लाइफ साइकिल भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले आप देखिए कि कोई एक ऐसा फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो कि संक्रमित है, जिसके अंदर स्पोरोजोइट हैं, प्लाज्मोडियम के डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हैं, वो किसी यदि स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो वो ये इसके लार के द्वारा ये स्पोरोजोइट उस मनुष्य के रक्त के द्वारा लिवर में या यकृत में पहुंच जाते हैं और यकृत में पहुंचने के बाद इनमें जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के बाद ये आरबीसीज में चले जाते हैं और आरबीसीज जो है वो फट जाती हैं और आरबीसीज जैसे ही फटती हैं तो उनमें से एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसे हीमोजॉइन कहते हैं। आप देखते जाइए, इसमें आपको लाइफ साइकिल में सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे जो हीमोजॉइन टॉक्सिक जैसे ही निकलता है और आरबीसीज जैसे जैसे नंबर में फटती जाती हैं वैसे ही व्यक्ति को कपकपी छूटती है, बहुत तेज शिवरिंग होती है और बुखार जो है वो भी बहुत बढ़ जाता है। जनरली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं मुझे बुखार है, तो डॉक्टर का फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है क्या आपको शिवरिंग के साथ बुखार आया है, बहुत कपकपी हो रही है, या आपका टेम्परेचर बहुत हाई है, क्योंकि डॉक्टर जानना चाहते हैं कि इट कैन बी मलेरिया। यदि वो शिवरिंग के साथ हुआ है तो वो मलेरिया हो सकता है। तो आरबीसीज जब फटते हैं और उनसे हीमोजॉइन निकलता है और बहुत कपकपी और शिवरिंग होती है, इनमें भी फिर आरबीसीज में मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, गैमेटोजेनेसिस के द्वारा बनते हैं और ये फिर इस प्रकार का व्यक्ति जिसमें ये फीमेल और मेल गैमेट हैं, उसे यदि कोई एनाफिलीज मच्छर काटता है वो उसके लार में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उसके फिर से स्पोरोजोइट बनते हैं और ये जो स्पोरोजोइट को वो कैरी करता है फीमेल एनाफिलीज या उसमें ये फीमेल एनाफिलीज होते हैं और ये फिर से स्पोरोजोइट जो हैं, यदि स्पोरोजोइट वाला फीमेल एनाफिलीज जिसके कि सलाइवा में स्पोरोजोइट है किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो फिर से ये जो साइकिल है वो शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे एक मच्छर के द्वारा मनुष्य में और मनुष्य के द्वारा फिर से मच्छर में और फिर से वो मनुष्य में, इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है और मलेरिया जो रोग है वो स्प्रेड होता रहता है या मलेरिया रोग जो है वो फैलता है। अब बात ये हुई कि इस मलेरिया रोग का रोगाणु तो आपने देख लिया जो कि प्लाज्मोडियम मलेरी है, इसका जो वाहक है वो फीमेल एनाफिलीज है। बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा
कि रोगाणु अलग है और वाहक जो है वो फीमेल एनाफिलीज है, जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इसको स्थानांतरित करता है, या वेक्टर का काम फीमेल एनाफिलीज करता है। इसके लक्षणों की हम बात करें तो लक्षण में बहुत तेज बुखार आता है, कपकपी होती है, बहुत तेज ठंड लगती है, सिर में दर्द रहता है, तो ये जो हैं वो उसके लक्षण हैं। अभी की रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि जब मलेरिया का टेस्ट करवाया जाता है तो कई बार वो टेस्ट जो है वो मलेरिया होने के बाद भी पॉजिटिव नहीं आता। तो ऐसा कहा जाता है कि जब बहुत तेज बुखार हो, जब आरबीसीज रप्चर हो रही हो और उनमें से जो गेमेटोसाइट निकल रहे हो, हीमोजाइन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, तब वो टेस्ट कराना चाहिए। तो उसमें फिर वो जो है टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में आप अपने आसपास बहुत सुनते हैं कि आजकल बहुत स्वास्थ्य को लेके और मलेरिया को दूर करने के लिए बहुत सारी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, जिनमें कहा जाता है सबसे पहले कि कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मच्छर के जो लार्वा हैं वो उस पानी में डेवलप हो जाते हैं। अपने आसपास बहुत सफाई रखनी चाहिए। कूलर में जो पानी होता है उनकी भी समय पर सफाई की जानी चाहिए। हमारे घरों के आसपास डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। ऐसे सारे इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि वो मच्छर डेवलप ना हो। इसके साथ साथ घरों में बहुत ही सामान्य सा तरीका है कि हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, और जो खिड़की और दरवाजे जो होते हैं उन पर नेट लगा देना चाहिए, जिससे कि मच्छर जो हैं वो अंदर ना आ सके। इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा, कि जो आप अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। एक फिश होती है, एक जो है मछली होती है जिसका नाम है गंबूजिया या गंबूसिया मछली होती है। ये मछली मच्छर के लार्वा जो कि आपके मलेरिया को स्प्रेड करते हैं उनको ये खा लेती है और ख़त्म कर देती है। तो जहाँ पर पानी ऐसा इकट्ठा है या वहाँ पर ये मछलियाँ छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो मछलियाँ जो हैं वो उसके लार्वा को ख़त्म कर दें। तो ये एक रोग आपका हो गया मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजोन डिजीज़ का वर्णन कीजिए। प्रोटोजोन डिजीज़ का क्या कौन सा डिजीज़ है, या मलेरिया में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को समझाइए। तो आप ये पूरा जीवन चक्र वहाँ अच्छे से बना सकते हैं, साथ में इसके लक्षण भी रख सकते हैं, और किस प्रकार से मलेरिया का बचाव किया जा सकता है वो भी आप लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रोटोजोन डिजीज़ है वो है अमीबाइसिस। अमीबाइसिस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये जो रोग है वो अमीबा, आप यहाँ पर देखिए स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है अमीबा, और वो अमीबा जिसके द्वारा ये रोग होता है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका ये अमीबाइसिस रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये दूषित जल के द्वारा सामान्यतः होता है। अमीबा जो होते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिका वो उस जल में पाए जाते हैं, और वो जल यदि हम पीते हैं तो वो अमीबा हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारे आंत में बहुत ही ज़्यादा संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं, जिससे पेट में दर्द होना, नॉजियाटिक उल्टी जैसा लगना, मरोड़ आना, हल्की सी कपकपी होना, हल्का बुखार लगना, कब्ज हो जाना, और हमको हमेशा एक अनईजी सा लगना, वो अमीबाइसिस के लक्षण हैं। और हमारा जो भोपाल में एक तालाब का जल है उसमें भी एंट अमीबा हिस्टोलिका बहुत ज़्यादा है, और अमीबाइसिस की शिकायत जो है वो होती है। तो अमीबाइसिस को रोकने के लिए सबसे पहले तो ये है कि पानी को छान के और उबाल कर पिया जाए। अमीबा जो कि अमीबाइसिस को कॉज करते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो अमीबाइसिस भी एक ऐसा रोग है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो एक और बड़ी रोचक सी बीमारी है जिसे कि निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। जो स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग है वो ट्रिपनोसोमा गैम्बियस एक और प्रोटोजोआ है उसके द्वारा होता है। फ्लाई एक होती है, रोग का वाहक का कार्य करती है, और ऐसा व्यक्ति जिसके ब्लड में ट्रिपनोसोमा गैम्बियस चला गया, उस व्यक्ति को लगातार नींद आती रहती है, और कई बार तो नींद में ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। एक और प्रोटोजोन डिजीज़ है जिसका नाम है काला आजार या डमडम फीवर। ये जो होता है ये लिशमेनिया डोनोवेनी एक और प्रोटोजोआ है उसके द्वारा होता है। अगली जो हमारा कैटेगरी है वो है हेलमिंथस रोग। ऐसे रोग जो कि गोल कृमि के द्वारा होते हैं। सामान्यतः जो गोल कृमि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एस्केरिस हैं, फाइलेरिया कृमि हैं, वुचेरिया हैं, ये ऐसे गोल कृमि हैं जो कि रोगों के कारण होते हैं या रोगाणु होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। एस्केरिस
जो कि एक हेलमिंथस है, एस्के हेलमिंथस फाइलम का मेंबर है और ये गोल होता है। इसके द्वारा जो रोग होता है वो होता है एस्केरियासिस। आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। एस्केरिस से होने वाला जो रोग है वो है एस्केरियासिस। चूँकि ये एस्केरिस जो है वो हमारे शरीर के अंदर हमारी आंत में परजीवी के रूप में रहता है और रोग को उत्पन्न करता है। इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, जो अंदर शरीर के अंदर आंत के अंदर जो है वो ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन होता है, हल्का बुखार आता है और ज़्यादा यदि एस्केरिस बढ़ जाते हैं तो ये एनीमिया को भी कॉज करते हैं। एनीमिया, रक्त अल्पता या ब्लड की कमी भी जो है वो ऐसे रोगी के अंदर हो जाती है। इसके बाद दूसरा जो है वुचेरिया है, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई जो है ये भी एक बहुत ही खतरनाक प्रकार का गोलकृमि है, क्योंकि ये जो है वो मनुष्यों के लिम्फ वेसल्स पर अटैक करता है। स्पेशली लिम्फ वेसल पर जो आपके लोअर फीट होता है वहाँ पर जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उन पे अटैक करता है और जिसके अटैक और इन्फेक्शन के द्वारा जो पैर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखाई दे रहा है, चित्र में दिखाई दे रहा है, पैर जो है बहुत फूल जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इसका जो कंपैरिजन है वो हाथी के पाँव से किया गया, इसलिए इस रोग को एलिफेंटाइटिस या हाथी पाँव भी कहते हैं। और ये रोग कई बार ऐसा बढ़ जाता है, जो कि आपको डिग्राम में दिखाई दे रहा है, कि ये जेनिटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है और जेनिटल ऑर्गन्स को जब ये अफेक्ट करता है तो वहाँ पर ये रोग जो है इसके बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और ये जो रोग है और ये रोग काफ़ी खतरनाक होता है। तो ये हमने देखा कि हेलमिंथस डिजीजेस या कृमियों के द्वारा होने वाले रोग। फंगल डिजीजेस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, फंगस से होने वाली डिजीजेस, कवकों के द्वारा होने वाले जो रोग हैं उन्हें हम फंगल डिजीजेस कहते हैं। जो कवक इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें मुख्यतः है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडमोरोफाइटन आदि कई ऐसे कवक हैं, रिंग वर्म्स हैं, जिनके द्वारा दाद है, खुजली है, इस प्रकार के जो रोग हैं वो हो जाते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से रिंग वर्म हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति में एक रिंग के आकार की आकृति बनाती है, रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं और उन पैचेस में लगातार खुजली होती रहती है और कई बार एक तरल का स्राव भी होता है। तो फंगस जो होते हैं जनरली वो डेवलप होते हैं मॉइस्चर में। ज़्यादा आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में फंगस बहुत डेवलप हो जाते हैं। कहीं भी आपने शूज़ रखे हैं आपके तो उसमें फंगस हो जाते हैं, ब्रेड है, ब्रेड को भी फंगस खराब कर देता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, पर हम यहाँ फंगस से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। इन रोगों के मुख्य लक्षण ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनमें खुजली मचती है और साथ में ये यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, उंगलियों के बीच में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ गल गया है और कुछ प्रकार ये संक्रमण जो है फंगस के संक्रमण होते हैं। यदि एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्वस्थ है वो यदि कवकों से ग्रसित रोग वाले व्यक्ति के टॉवल को यूज़ करता है या उसके कपड़ों को यूज़ करता है या कंघे को यूज़ करता है तो वो भी इन रोगों से ग्रसित हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति यदि फंगल संक्रमित है तो उस व्यक्ति का हमें ये सारी जो चीज़ें हैं, एसेसरीज जो हैं, वो हमें उपयोग में नहीं लानी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि स्वास्थ्य क्या होता है, रोग को हम कैसे परिभाषित करेंगे, पैथोजन या रोगाणु क्या होते हैं, संक्रामक रोग कौन से हैं, असंक्रामक रोग कौन से हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, वायरसेस के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, प्रोटोजोआ किन रोगों को फैलाते हैं, इसके साथ साथ हेलमिंथस या जो कृमि होते हैं वो किस रोग के कारक होते हैं, और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि कवक जो होते हैं वो भी रोग कारक होते हैं। हमने इनके बारे में जाना कि इनके रोगाणु क्या हैं, विभिन्न रोगों के वाहक क्या हैं, लक्षण क्या हैं, और जिनको कि देख के हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार के विशेष रोग से ग्रसित है। अब बच्चों, इसके पश्चात आपको सभी इन रोगों के बारे में पढ़ना है और यहाँ मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, जिन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़कर हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर बिंदुवार आप उत्तर लिखेंगे। क्योंकि परीक्षा में बच्चों जब आप बिंदुवार उत्तर लिखते हैं तो आपकी जो मार्किंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द आंसर इन पैराग्राफ में उत्तर लिखने के बजाय आप पॉइंट्स बनाइए, आप हेडिंग्स बनाइए और उन हेडिंग्स में आप अपने उत्तर लिखिए, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अब यहाँ एक एक प्रश्न आप देखते जाइए।
अब यहाँ आपको गृह कार्य के लिए प्रश्न दिए गए हैं, होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन, जो प्रथम प्रश्न है आपका, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे? What are the various public health measures which you would suggest as safeguard against infectious diseases? तो यहाँ पर आप 3 या 4 ऐसे उपाय जो हैं वो लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपका, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, यहाँ पर आप पैथोजन, वेक्टर और लक्षण ये सभी लिखेंगे। निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? पहला है अमीबता, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है एस्केरिसिया और चौथा है निमोनिया। इसमें एक 5वां आप और लिख लीजिए, वो है टाइफाइड। अब इसको, हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज टेक्स प्लेस? फर्स्ट अमीबाइसिस, देन मलेरिया, एस्केरिसिस, निमोनिया एंड टाइफाइड। ये सारे प्रश्न जो हैं इनके आप उत्तर बिंदुवार लिखिएगा, तो आपको जो पूरा पाठ है जो आज समझाया गया है इसका प्रथम भाग अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच।